ठीक है, ये प्रश्न यूजीसी नेट सोशल वर्क का है। सर आप म्यूट हो जाइए, हाँ, आवाज नहीं आ रही सभी है। लोग म्यूट हो जाइएगा, हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रश्न वो हैं जो 14 मार्च 2023 में हुआ था क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को मैं आप लोगों से सॉल्व करवाने वाला हूँ। प्रश्न ही बहुत ही सरल हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिससे आप लोग रूबरू ना हो। देखिए, प्रश्न कहता है आपसे पहला वाला कि भारतीय समाज कार्य सम्मेलन कांग्रेस प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये बताया कि निम्नलिखित में से किसकी पहल है ये? क्या ये भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है कि NAPSWI जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, क्या इसके द्वारा की गई थी? और ये नॉन प्रॉफिट जो गैर सरकारी संगठन है उसी के अंतर्गत ही आता है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय समाज कार्य सम्मेलन प्रत्येक वर्ष जो आयोजित की जाती है वो इसी के द्वारा की जाती है। भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय एसोसिएशन है ये, और यही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही जाएगा। बाकी टाटा इंस्टीट्यूट जो सोशल साइंस है ये भी करेक्ट नहीं है, और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है ये भी करेक्ट नहीं है। केवल यहाँ पे सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बड़ा ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जरा आप लोग मुझे बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में विलियम बेवरिज ने बेवरिज रिपोर्ट के रूप में जाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था? पता है, जब बेवरिज रिपोर्ट में 1941 के बारे में बात करता था तो वहाँ पे सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज के बारे में जिक्र करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, और हो भी है, और ये भी सत्य है आपका, ये भी आपका करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार बताते रहिए आप सभी लोग, आवाज़ वगैरह क्लियर है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन वही रुक गई है, स्क्रीन रुक गई है। ओके ओके। प्रश्न आपके सामने है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का प्रथम संस्करण को किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था? क्या शिक्षण मंत्रालय था वो? क्या वह समाज कल्याण मंत्रालय था, कि योजना आयोग था, कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड था? ये योजना आयोग था। ये क्या था? योजना आयोग था, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का प्रथम संस्करण के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही चला जाएगा, यानी थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने कि प्रथम यानी पहली जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्या आपका 1869 इंग्लैंड होगा कि 1869 शिकागो होगा? बताएं कौन सा सही जवाब होगा? आप सर इंग्लैंड वाला सही होगा। बिल्कुल, फर्स्ट वाला सर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके सामने एक सवाल आया कि जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक विशेषता जो दी गई थी घुर्रई के द्वारा नहीं दी गई थी? डॉक्टर घुर्रई ने समाजशास्त्र में बहुत ही फेमस विद्वान हैं, और इन्होंने जब संरचनात्मक विशेषता को बताई जाति व्यवस्था के आधार पर, तो एक खंडी विभाजन बताया था, एक पद सोपान बताया था, एक व्यवसाय का चयन का अभाव। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब किस तरफ जाएंगे आप सभी लोग? उपयुक्त आवास की तरफ जाएंगे। उपयुक्त आवास, हाँ, यही ऑप्शन नंबर बी वाला जो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था। प्रतिमान और मूल्यों का समुच्चय, मतलब वह समुच्चय है जो किसी समूह को बृहद समाज से अलग कर देता है। तो बताइए इस रूप में आप क्या जानेंगे कि बहुसंस्कृति, उपसंस्कृति, पितृसत्तात्मक या व्यक्तित्व? जब प्रतिमान और मूल्यों का वह समुच्चय होगा जो किसी समूह को बृहद समाज से अलग बनाता है, तो उस रूप को हम लोग कहते हैं उपसंस्कृति। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर.के. मर्टन से रिलेटेड से प्रश्न है। आर.के. मर्टन, देखिए मैंने जब प्रकारवाद आपको पढ़ा रहा था तो उसमें सभी के बारे में मैंने बताया था कि किसने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो आर.के. मर्टन ने भी एक मैनिफेस्ट के रूप में डिवाइड किया था, एक लेटेंट के रूप में डिवाइड किया था, जिसको सुस्पष्ट प्रकार कहते थे और अव्यक्त प्रकार कहते थे। जो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं, केवल आपका ए और डी जिस ऑप्शन में होगा, ए डी तो किसी ऑप्शन में नहीं, अच्छा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में। निम्नलिखित में से किसने भावनात्मक रूप में, ठीक है,
संबद्ध प्रकृति वाले बंधनों द्वारा, ठीक है, बंधनों द्वारा जुड़े हुए लोगों को बात कर रहा है, जुड़े हुए लोगों को एक समूह संघ हेतु प्राथमिक समूह शब्द को प्रयुक्त किया है। बड़ा ही आसान सा सवाल, बताइए क्या होना चाहिए सवाल का जवाब। प्राथमिक समूह शब्द का प्रयुक्त किया है। आप बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों के पास? अभी आप लोगों ने सवाल करके आए हो तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। सर कूले, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, कूले इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में कि किसका आदर्श वाक्य है कि भिक्षा के बिना सहायता था। आदर्श वाक्य तो बहुत ही आसान सा सवाल ऑक्टेविया हिल का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक ऐसा समूह जिससे लोग अपने जुड़ाव का अनुभव करते हैं जबकि वे वास्तविक रूप से उनके सदस्य भी नहीं होते हैं, इस प्रकार का समूह को किस रूप में हम जानेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं संदर्भ समूह बोलते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रश्न है डगलस के अकॉर्डिंग सामूहिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है ना, सामूहिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो सही जवाब बेसिक, संरचनात्मक, लोकोमोटिव और जो चालवक है मोलर कहा जाता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 वाला, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 4। प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का एक उपागम नहीं है। तो आप बताइए, विशिष्ट पढ़े हैं, सामान्य पढ़े हैं, प्रक्रिया पढ़े हैं और आंतरिक संसाधन उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, 4 वाला, है ना। अगला सवाल है कि सोशल वर्क, देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सिंपल शब्द में किसी बच्चे ने कहा था, मैंने बताया भी था कि मार्टिन जूनियर लूथर का नाम आता है अगर ऑप्शन में है, परंतु आप लोगों ने ये नहीं बताया मुझे कि यह प्रक्रिया जो किताब आई है ये प्रस्तुत किया गया है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इसमें, तब आपको नाम आता है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एक बार। आपने मार्टिन लूथर किंग बताया था एक बार, तो मैंने मार्टिन लूथर किंग बताया है सर, लेकिन आपने वो सवाल में जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे ये नहीं कहा कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत में पाउले फ्रेरे का नाम आता है, चैतन्यकरण के सिद्धांत में अभिजातवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, बिट्रो का नाम आता है, और जब हम उग्रवादी अहिंसावादी जैसे समाज कार्य के सिद्धांतों पर जिक्र करते हैं तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत आता है जो महात्मा गांधी जी का ही सिद्धांत है। महात्मा गांधी जी का सिद्धांत और बिट्रो का सिद्धांत, दो ही विद्वानों का सिद्धांत सोशल वर्क सोशल एक्शन में पूछा जाता है। प्रश्न सिंपल था, क्वेश्चन कह दिया कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, इग्नू की किताब में आप देखेंगे तो आपको साफ शब्दों में मिलेगा भी महात्मा गांधी जी का नाम और बिट्रो का नाम। 1984 में बिट्रो का नाम मिलता है देखने को हमें, और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। यहाँ अगर सामाजिक क्रिया का सिद्धांत ना लिखा होता तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ठीक है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत लिखने की वजह से ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप लोगों का जाना पॉसिबल था, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण है ये आपका। ठीक है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सोशल एक्शन का मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप लोग नोट्स देख लीजिए उठा के, उसमें खुद मिल जाएंगे आप लोगों को, मैंने नोट्स दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक कार्य के संघर्ष संबंधी दृष्टिकोण, संघर्ष जो है संबंधी दृष्टिकोण के निकट नहीं है। ठीक है, निकट नहीं है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है रिलेशन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा प्रश्न, और यहाँ सवाल का सही जवाब जो माना जाएगा वह ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम.जी. रॉस का नाम मिलाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम.जी. रॉस। अगला सवाल हमारे सामने, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता निर्माण के सिद्धांत का योगदान नहीं करता है। तो राजनीतिक समर्थन, मैंने आप लोगों से हर बार एक प्रश्न मैंने दिया है कि जब भी कभी ऐसे प्रश्नों में आप लोगों से राजनीतिक शब्द आते हैं तो हमेशा गलत होते हैं, और शायद आप लोगों ने यही किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 वाला जो होगा वो गलत की तरफ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है जी, क्या कह रहे हैं बताएं।
मध्य पैमाने वाले दस्तावेज में कहा गया कि उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तर के विभेदन के लिए बिना समारेटिंग के चयन की प्रवृत्ति डैश कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेलो इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो प्रभाव, ठीक है, या प्रभामंडल प्रभाव कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहु मध्य पैमाना होता है और ऐसे दस्तावेज के लिए हम यूज़ में लाते हैं हेलो इफेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। डैश आंकड़ा, ये सब रिसर्च का प्रश्न है, रिसर्च ज़्यादा टफ नहीं है, दिख रहा है आपको। दूसरा प्रश्न रिसर्च से है कि आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु गुणात्मक विधि है जो सतत प्रकार के संबंध विकसित करने वाले लोगों को सम्मिलित करता है, और जब वे अपने सामान्य प्रतिक्रियाओं में लगे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? और ये प्रश्न आप लोगों से 2022 का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो करेक्ट जाएगा ये सही मान लिया जाएगा। थर्ड, सहभागी प्रक्षेपण, सहभागी प्रक्षेपण। अगला सवाल है हमारे सामने। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं कि FCRA, हाँ, जो विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम है 2010 का, यही आपका ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला सवाल आपके सामने कि डैश लक्ष्य प्रतिभागी विषय जिसको टॉपिक के बारे में कैसा अनुभव करता है, इसका निष्कर्ष निकालने एवं समूह सर्वसम्मत या सर्वसम्मत को प्राप्त करने का ध्यान किए बिना किसके संदर्भ में प्रतिपेक्षों का सीमा यानी रेंज का पता लगाना होता है? तो इसका सही जवाब क्या मानोगे आप सभी लोग? केंद्रीय समूह नहीं, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो फोकस ग्रुप होता है उस पे बल करता है, और फोकस समूह जो होता है उसका लक्ष्य यही होता है कि प्रतिभागी विषय के बारे में कैसा अनुभव करता है और निष्कर्ष निकालता है, समूह को सर्वसम्मत प्राप्त करने की ध्यान की ओर आकर्षित होता है, और उसी के संदर्भ में सीमा का पता भी यानी उसकी रेंज का पता लगाता है। इसको बोलते हैं फोकस ग्रुप, और फोकस ग्रुप को कहा जाता है केंद्रीय समूह। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी एक संगठन के पंजीकरण हेतु न्यूनतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? बड़ा ही आसान सा सवाल था। 7 सदस्य होते हैं, और आप सभी लोगों ने हाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड को लगाया है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल है। पोषकार्ब के जो है के साथ किसका नाम संबंध है? मतलब पोषकार्ब एक शब्द है, किसने ये सूत्र दिया? हालांकि सबसे पहले टेलर का नाम आता है, लेकिन टेलर इस ऑप्शन में नहीं है, सबसे पहले उन्होंने दिया था, लेकिन सूत्र के रूप में एक पिरोया है सर लूथर गुलिक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसे अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसे अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कंपनी अधिनियम जो 2013 है, धारा 8 के अधीन कंपनी अधिनियम की यहाँ पे बात करता है, जो अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगली बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट जो 2020 और 21 के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत का रैंक 121 देशों और क्षेत्रों में 132 है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 की तुलना में मानव विकास सूचकांक HDI के मान डैश को दर्शाता है। तो यहाँ पे अल्प आपका कराता है, अल्प। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट जाएगा बताइए जरा? अल्प ह्रास जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा D 4। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। योजना आयोग को नीति, देखिए नीति आयोग के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, तो आपको बताना है नीति का संकेताक्षर यानी उसका फुल फॉर्म। बड़ा ही आसान सा सवाल आपके सामने आ गया, तो आप कह सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूशनल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, है ना? थर्ड। अगला सवाल देखिए, सामाजिक नीति को रिशुहल्स कल्याणकारी, जिसको अवशिष्ट बोलते हैं हम लोग, कल्याणकारी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए सामाजिक नीति के प्रारूपों में से एक माना जाता है? तो किस विद्वान का नाम मानेंगे आप सभी लोग?
RM टिटमस का नाम आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा, अवशिष्ट कल्याण का मॉडल। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से 100 दिनों की रोजगार की गारंटी तो प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत किन प्रक्रियाओं पर हम लोग जिक्र करेंगे? जिन्होंने निश्चित पारिश्रमिक पर अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकृत हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही जाएगा यहाँ पर। अगली बात है हमारे सामने नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी वो, और 5वीं पंचवर्षीय योजना ही 4 साल के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है कि अच्छा, आप लोगों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा भी था कि बालकों की स्थिति को लेकर भारत में अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था, प्रकाशित किया था? तो मैंने आप लोगों से बताया भी था कि यूनिसेफ इज़ द राइट आंसर होगा वहाँ पे, और ऑप्शन नंबर आपका शायद यही गया था, यूनिसेफ ही सही जवाब होगा। अगला सवाल करते हैं, और मैंने कहा हरित समाज कार्य, देखिए ये प्रश्न आप लोगों ने बताया भी था, आया था। हरित समाज कार्य पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित मुद्दों के प्रति समाज कार्य अनुक्रिया से संबंधित है, और इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने जो है प्रचारित किया है? आपका लीना डोमिनिक। हाँ, ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब होगा, है ना। इन प्रश्नों को मैं आप लोगों से दोबारा से भी करवाऊंगा, जहां मैं इन चारों ऑप्शनों के बारे में जिक्र करूंगा आप सबसे, है ना, सारे ऑप्शनों पर व्याख्या मैं करूंगा। अच्छा, आप लोगों ने ये भी प्रश्न मेरे से कहा था कि व्यावसायिक लैंगिक शोषण हेतु दुर्व्यवहार के पीड़ितों को उनके रोकथाम और बचाव पुनर्वास एकीकरण के लिए पुनः एकीकरण के लिए व्यापक योजना निम्न में से किसे जाना जाता है? तो शायद आप लोगों ने उज्ज्वला योजना को लगाया था, जो 2007 में आया था। मैंने पहले भी बता रखा था और साफ शब्दों में बताया भी है कि कहीं गैस वाले को मत समझ लीजिएगा, ये है ना। याद रहे। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल हमारे सामने है, महामारी विज्ञान में निम्नलिखित में से किस रोग की उत्पत्ति, फैलाव, संचार के साधनों का अध्ययन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आप बता सकते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर थर्ड ही आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने था, अगले सवाल के बारे में बात करें तो मुदालियर आयोग, बेसिकली ये आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर से प्रश्न आ गया, समझो। मुदालियर समिति 1962 में निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा मुदालियर समिति में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन समिति, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, पहला वाला ही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटल वयो अभ्युदय योजना, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था ये किससे संबंधित होगा, तो मैंने बताया भी था आप लोगों से कि ऑप्शन नंबर ए वरिष्ठ नागरिकों से ही संबंधित होगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट चला जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि विश्व का पहला देश कौन सा है? ठीक है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको आप लोग बोलते हैं जी, दायित्व को विधिक रूप से इसने क्या किया, अनिवार्य बना दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, भारत, सही जवाब। अगला सवाल हमारे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार के शैक्षिक संस्थान में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कम या कमज़ोर जो वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देता है? तो 15 का 6 वाला होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मान लिया जाएगा। 15 का 6 वाला आपका करेक्ट रहेगा, जो शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश करने की बात करेगा और आर्थिक रूप से जो कमजोर EWS वाले उनके रूप में उनको आरक्षण देने की बात करता। 15 का 6 सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा, देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल, आप लोगों ने बताया भी था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 1948। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय कानून नहीं है? किसके लिए राष्ट्रीय कानून? ट्रांसजेंडर, शरणार्थी, अप्रवासी और जो है बाल श्रम। देखो, ट्रांसजेंडर के लिए हो जाएगा, अप्रवासी के लिए हो जाएगा, बाल श्रम के लिए अगर बात करें तो हो जाएगा जो शरणार्थी होते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये भारत में राष्ट्रीय कानून इनके लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि सीबॉक्स को इंगित करता है, आप लोगों ने ही कहा था इसका सही जवाब सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड बता रहा है आप, हाँ थर्ड बता रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों की ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? भाग 9 बता रहा है आपको, ये सही जवाब हो जाएगा,
करेक्ट, ए वाला ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग देख भी रहे हैं कितना इजी सवाल है ना। भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यक के हितों का आरक्षण निम्नलिखित में से किसके भाग के रूप में प्रदान किया गया है? तो संस्कृति और शिक्षा के संबंधी का जो अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 29 वाला, ये आपके जिक्र करता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। अगली सवाल के बारे में बात करते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के बारे में, जन आरोग्य योजना है ये, है ना। बड़ा ही आसान सा सवाल आपके सामने। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य बात है। और निम्न आय प्राप्तकर्ताओं को शामिल करता है, ये भी सत्य बात है। सामाजिक बीमा के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसलिए आप इसको काट दीजिए। केवल ए बी सी ऑप्शन को ढूंढिए, जिसमें मिल जाएगा वही को करेक्ट मान लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन सर। बिल्कुल, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने आ गया कि सामाजिक सुधार का चरित्र चित्रण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि किसी सामाजिक बुराई और सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध का आंदोलन हो सकता है, सामाजिक सुधार का चरित्र चित्रण वर्णन हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है, गलत नहीं है। तो इसलिए आप पहले को सत्य मान लीजिए। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्संरचना का परिवर्तन की बात, बिल्कुल हो सकता है। विद्यमान संरचना और व्यवस्था को बनाए रखना, देखिए अब ये किस चीज़ का, क्या सामाजिक बुराइयों को बनाए रखना जरूरी है? नहीं, गलत, ये थर्ड को काटिए। और सशक्त नेतृत्व को उपस्थिति, बिल्कुल एक लीडरशिप की भूमिका के उपस्थित होना ज़रूरी है। तो जिस ऑप्शन में ए और बी और डी दिख जाए, 3 ए बी डी, उस ऑप्शन को सही मान लीजिए। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? सेकंड में दिखा। सेकंड है सर। सेकंड है, इसलिए आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो 1919 की बात करता है, जिसके अंतर्गत जो बताया गया है, उन्नति शिष्ट कार्य के 4 स्तंभ बताए गए हैं। 4 स्तंभ बताए गए हैं। एक तो रोजगार सृजन करने का स्तर है, एक श्रमिकों के अधिकार की बात हुई है, श्रमिक संघवाद शब्द नहीं आता है, इसको काट दीजिए। सामाजिक संरक्षण की बात होगी, सामाजिक वार्ता की बात होगी। जिस ऑप्शन में A B D E दिख जाए उस ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। सर श्रमिक संघवाद क्यों नहीं है सर इसमें? देखिए, ILO ने उन्नति के लिए 4 स्तंभ बताए हैं। श्रमिक संघवाद के बारे में जिक्र करता है, परंतु इसने अपने स्तंभों में शामिल नहीं किया है, सर्वोच्च या शीर्ष के स्थान पर नहीं रखा है ILO ने, है ना। श्रमिक संघवाद जो है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग जो शब्द आता है सामूहिक सौदेबाजी वाले शब्दों में, वहाँ पे सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन ILO में इसका नाम नहीं आता है श्रमिक संघ। ये 4 स्तंभ ही होते हैं, जैसे ये फैक्ट पर सवाल है, 4 स्तंभ ही है। तो A B D E जिस ऑप्शन में होगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर B ही दिख रहा है, यही B आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप लोग ऑप्शन पे मत जाइएगा, यहाँ पे गिवन आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने किसी बच्चे से मंगवा रखा है, तो ये ऑप्शन गलत भी आए हुए हैं कुछ प्रश्नों में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। स्वैच्छिक संगठनों के सुशासन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हो सकते हैं? स्वैच्छिक संगठनों के सुशासन के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्या बताना उचित समझेंगे आप सभी लोग? क्या आपका सहभागिता होगी, उत्तरदायित्व होगा, पारदर्शिता होगी? बिल्कुल होगा। आपका प्रतिकृति की बात करें तो ये भी होगा, वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होगा आपका, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर देखिए, किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ABCE, ABCE, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहिए सर वैसे। देखिए बेसिकली, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर हम किसी तर्क के आधार पे सोचें तो बिल्कुल आपका कहना स्टेटमेंट सत्य होगा कि कौन से की एलिमेंट्स होंगे जो गुड गवर्नेंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका होती है। बिल्कुल कहना उचित रहेगा कि ये 4-5 होने चाहिए, परंतु इसमें किसी ऑप्शन को 5 में दिया ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करूँ तो मैंने ई वाले ऑप्शन को हर जगह पे रख लिया और उन्हीं के आधार पर मैंने एलिमेंट करके निकाला है। तो हमने कम प्राथमिकता हम देते हैं साइंटिफिक वैज्ञानिक मैनेजमेंट को। इसमें जो है गुड गवर्नेंस, जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जहाँ पे स्वैच्छिक संगठन होते हैं, उसके शासन में हम उनमें प्रमुख तत्वों की भूमिका में कम भूमिका देते हैं, यानी कम मानते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन को। लेकिन अगर आपको जब लिखने की बात आती है तो आप वैज्ञानिक प्रबंधन को लिख सकते हैं। तो हमने प्राथमिकता के आधार पर दिया, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर जो है डी वाला, अगर हम बात करें आप लोगों से,
जो कि ऑप्शन नंबर डी में, और यहाँ पे देखिए ए बी ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, इनमें डी दिया गया है, लेकिन इनसे बढ़िया ऑप्शन जो है 4 वाला है। मैंने उनके आधार पे एलिमेंट को निकाला है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ही ऑप्शन सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा फिर, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे बात किया है, बेसिकली होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेंस वगैरह लिखेंगे तो आप उनको, ऐसा नहीं कि आप हटा देंगे, वो भी तत्व आपका माना जाएगा, ऐसा नहीं कि आप उसको हटा देंगे, ठीक है। सामाजिक डार्विनवाद के पक्षधर कौन कौन से हैं? देखिए बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, आप बताएं एक बार पक्षधर कौन कौन से हैं? सामाजिक डार्विनवाद के पक्षधर कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे कई विद्वानों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सही जवाब क्या होना चाहिए, एक बार बताएं। सर ABC की तरफ आप लोग जा रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ तो एक हर्बर्ट स्पेंसर को ले लो और एक WG समनर को ले लो, समनर का नाम ले लो, ठीक है, इनका नाम ले लो। ये सामाजिक डार्विनवाद के पक्षधर हैं, और डार्विनवाद के पक्षधर की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे हैं, ठीक है। सामाजिक डार्विनवाद के अगर हम बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर और समनर का नाम लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। और डार्विनवाद की बात होगी तो कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे का नाम लगाइएगा। लेकिन सामाजिक पूछा था, इसलिए बी और डी का चुनाव कर लीजिए आप लोग। बी और डी ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं, देख लीजिए 4 ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक चिकित्सा, जिसको फैमिली थेरेपी, चिकित्सकीय उपागम का संकलन है जिनमें से निम्नलिखित में से शामिल किया गया है। किनको किनको शामिल किया गया है? तो एक तो देख लीजिए ये पुनर्शिक्षाप्रद सत्र को शामिल किया गया है, ये आपका करेक्ट रहेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आपका पहला जो स्टेटमेंट चला जाएगा ये सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद व्यक्तिगत परामर्श भी आपका सत्य हो जाएगा। परिवार और दाम्पत्य परामर्श की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सत्य हो जाएगा। सामूहिक चिकित्सा भी आपकी सत्य हो जाएगी, लेकिन कॉग्निटिव व्यवहार जो थेरेपी है ये आपकी शामिल नहीं होगी, इसलिए आप इसको हटा दीजिए, ABCD को लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न विवाद में जाना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये चारों आने चाहिए। CBT भी आती है, CBT भी उसी पे आधारित है ना। ये देखते हैं वैसे क्या करते हैं बच्चे, और भी हैं। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सभी बच्चों का जो है कॉमन नंबर देना चाहिए, क्योंकि CBT भी एक प्रकार से फैमिली थेरेपी में यूज़ होती है ना, फैमिली थेरेपी में यूज़ होती है बिहेवियर पर, कॉग्निटिव पर। चलिए, वैसे इन्होंने जो है माना है ऑप्शन नंबर ए को, तो आप लोग भी यहाँ पर प्राथमिकता भी ऑप्शन नंबर ए को ही दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने है, ब्रोफेन ब्रेनर की द्वारा दी गई थी, हमने बताया था 1979 में, परितंत्र मॉडल के बारे में, है ना, पर्यावरणीय सतह शामिल की गई थी। तो बताइए बच्चों के विकास के लिए प्रभावित करती है कौन सा वो जो है स्तर है। इंग्लिश में दिखाइए ये वाला इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, देखिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जवाब अगर दे रहे हैं तो एक तो माइक्रो सिस्टम को रख लीजिए, उसके बाद मेजो सिस्टम को भी रख लीजिए, एक एक्सो सिस्टम को भी रख लीजिए, और एक माइक्रो सिस्टम को रख लीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा सिस्टम, इसको हटा दीजिए, क्योंकि मेगा सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा, है ना। तो लेयर यही आती है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ABDE, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रोनिकल एज होती है ना, क्रोनिकल वाला है, बहिर को बोला जाता है। कोविड, अगला सवाल हमारे सामने है, कोविड महामारी के कारण श्रमिकों के कामगार, है ना, श्रमिकों ने नगरों में, ठीक है, श्रमिकों ने नगरों से अपने गाँवों की तरफ पलायन करना प्रारंभ किया था, और ये बात जानते हैं आप सभी लोग। इसे निम्नलिखित रूप में माना जाता है, क्या मानते हो? सामूहिक व्यवहार मानोगे कि जन उन्माद, भगदड़, या सामूहिक मनस? क्या इसका सही जवाब होगा? मेरे हिसाब से ये सभी करेक्ट होगा भाई। सामूहिक व्यवहार भी मान सकते हो, उन जन उन्माद भी मान सकते हो, भगदड़ भी मान सकते हो, कई कई जगह पर तो भगदड़ हो गई थी, है ना, समूह मनस भी मान सकते हो, सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जाना चाहिए। अच्छा सवाल था, एप्लीकेशन बेस्ड पे था, आपके तर्क पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, सेकंड। अगली सवाल हमारे सामने है कि समूह गतिकी निम्नलिखित क्षेत्रों में समझा जा सकता है। समूह गतिकी यानी जो ग्रुप डायनेमिक है उसको निम्न क्षेत्रों में समझ सकते हो आप लोग, किस रूप में समझ सकते हो?
तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया को समझ लीजिए, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी समझ लीजिए, सामाजिक एकीकरण भी हो जाएगा, शक्ति और नियंत्रण हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में माना जाता है समूहगत की, ग्रुप डायनेमिक। तो अगेन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। डी नहीं बी, क्या हो जाएगा, बी, है ना, बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न जो होते हैं परिमाण भ्रमित करने वाले अथवा अनुपयुक्त उत्तर वालों के जो है हो सकते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके सामने, क्या हो सकते हैं जरा बताना चाहेंगे आप लोग, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए। चलिए अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो आपका होगा यहाँ पर, अगर हम लोग आप लोगों से बात करें, एक तो आपका होगा डबल बैरेड प्रश्न वाले और एक आपका होगा संकेतक प्रश्न वाले। और ये प्रश्न होते हैं जो प्रश्नों को परिणाम भ्रमित करने वाले अथवा अनुपयुक्त उत्तर वालों से हो सकते हैं, इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, जो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं और डबल बैरियल्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको दर्शा रहा पहला वाला, सी और डी वाला, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आ गया है। ये भी सवाल अच्छा है, चला देखिए आप लोग क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। सामुदायिक कार्य में निम्नलिखित में से किस मॉडल का श्रेय जो है प्रोफेसर एच.वाई. सिद्दीकी को दिया जाता है? बड़ा ही आसान सा सवाल, मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों से। तो क्या आप यहाँ पर पड़ोस कह सकते हो, मैंने बताया भी था, व्यवस्था परिवर्तन भी बोल सकते हो। और एक आपको ध्यान रखना है कि एक आपको ध्यान रखना है संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल। बिल्कुल, तो आप ए, बी और डी को लगा दीजिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है ए और बी, ए बी डी? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में है, बिल्कुल सही जवाब, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को पता है, जितनी बार आते थे मैं लाम को भी बताता था। देखो फिर एक बार प्रश्न ऐसा आ गया, आपको पता है लघु समुदाय के बारे में बताओ, परिभाषा जो है परिभाषित करने वाली विशेषता कौन सी हो सकती है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, सारे हो जाएंगे, है ना, मैंने सबके बारे में जिक्र किया है। विशिष्टता, लघु आकार, आत्मनिर्भरता, समंगता, जिसको सामाजिकता भी आप लोग बोलते थे हमेशा, है ना। तो सही जवाब ए बी सी डी जिस ऑप्शन में मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। आप लोगों ने क्या लगाया था? सही ये डी ही लगाया था ना, बता नहीं रहे हो, यानी आप लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं। नहीं सर, मैंने तो लगाया था डी। अच्छा, चलो फिर ठीक है। यूएनडीपी द्वारा जारी की जाने वाली मानव विकास रिपोर्ट में मापन हेतु किन आयामों को शामिल किया गया है? इतना आसान सा सवाल है, अगर आप गलत कर जाएंगे फिर तो दिक्कत है। आप देखिए, एक लंबा जीवन स्वास्थ्य के बारे में बात करना, शिक्षा तक की पहुंच की बात करना, और एक शालीन जीवन स्तर की बात करना। स्वास्थ्य जीवन वाला हो गया, शालीन जीवन स्तर हो गया, शिक्षा वाला भी हो गया। जनसांख्यिकी लाभांश नहीं होता है ना, आपका ए बी सी होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत पूछ लिया। देखो एक सवाल आया है, दिव्यांगताओं को जो है शामिल करने के लिए संशोधन हेतु किया गया था। आप बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप वाला, जो 1999 में 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र करती थी, तो उसमें सेरेब्रल पॉलिसी को इसमें जिक्र किया गया था, है ना। तो इसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की दिव्यांगता को शामिल है तो संशोधन किया गया? तो आप बाकी डिसेबिलिटी को रख लीजिए ना, ए बी और डी को, मल्टीपल चॉइस। ऐसे क्वेश्चन तो इसने इनकम्प्लीट पूछा है, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो सारे हैं। उसको पूछना ये चाहिए था कि ब्लड वगैरह से रिलेटेड, कि भाई इसमें से कौन सा ब्लड से संबंधित वाला डिसेबिलिटी है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए था। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत जो 4 टाइप की डिसेबिलिटी है, उन्हीं में से एक डिसेबिलिटी आती है सेरेब्रल पॉलिसी, उसको ध्यान में रखते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से प्रश्न बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सही चला जाएगा, ए बी डी वाला करेक्ट होगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर देखिए जो 4 में दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए कितने लोगों का सही गया था? सभी लोगों का? बता नहीं रहे? हाँ चलो फिर तो अच्छी बात है। किसी स्वैच्छिक संगठन हेतु बाह्य कार्य परिवेश के भाग में से, मतलब परिवेश के कौन से भाग हैं, है ना, तो जरा आप बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारे सामने? 55 नंबर का सवाल आ गया ना, 55 नंबर का सवाल है, बताइए जरा।
आपको कहूँ तो सरकार हो जाएगा, फंडिंग हो जाएगा, अन्य स्वैच्छिक संगठन हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएगा, स्टाफ नहीं होगा। तो एक स्वैच्छिक संगठन के बाह्य कार्य कौन कौन से भाग हो सकते हैं? ए, बी, डी और ई हो सकता है। ए, बी, डी, ई ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है कि दिव्यांग जन संबंधी अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषता हो सकती है? तो पहली विशेषता तो यह है कि मानसिक रुग्णता दिव्यांगता के विनिर्दिष्ट से है, तो ये सत्य है, आपकी गलत नहीं है। फिर कहता है कि न्यूनतम दिव्यांगता 6 से 18 वर्ष के आयु के बीच निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये भी बात सत्य सही है, है सर। बिल्कुल। फिर कहता है सरकारी और गैर सरकारी स्वैच्छिक सीटों पर ये बताइए गलत हो जाएगा, है ना, ये सीटों पर तो भाई इतना परसेंट तो आरक्षण नहीं दिया गया है ना। और फिर कहो सरकारी नौकरियों में अगर दिव्यांग बच्चों के लिए वर्गों में 4% का आरक्षण है, तो यानी आप ए और बी और डी को लगा दीजिए, जिस ऑप्शन में ए बी दिख जाए वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं अभी तक मिल रहा है जो मुझे परेशान करे, है ना, सोचने पर मजबूर करे। सारे प्रश्न मुझे इजी लग रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा प्रोबेबिलिटी के रूप में सही नहीं है। बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके सामने, जरा बताइए। जितना बड़ा प्रतिदर्श होगा उतना हम प्रतिदर्श की जो प्रतिनिधिता होती है उस पर उतना ही अधिक विश्वास कर सकते हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल सत्य होना चाहिए। इसमें प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न हमारे सामने जो है, ये हाँ हाँ, ये प्रश्न पूछा है नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। इसमें पूछा है कि नॉट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो जितना बड़ा होगा प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा उन सैंपलिंग के प्रतिदर्शों पर उतना ही अधिक विश्वास कर सकते हैं, और ये बात तो सत्य है। तो जब ये सत्य है तो हम इसको क्यों लें, इसलिए इसको हटा दीजिए। फिर कहता है कि जनसंख्या जितनी अधिक विषमता होगी, हम प्रतिदर्श में किसी विशेष आकार के प्रतिनिधित्व का उतना अधिक विश्वास कर सकते हैं। ये गलत है। विषमता की बजाय अगर सजातीयता शब्द होता तो सत्य माना जाता, सजातीयता शब्द होता, समजातीय शब्द होता तो सत्य मान लेते। केवल एक शब्द यहाँ पे विषम लिखने की वजह से दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया, यानी बी वाला गलत हो गया। फिर प्रश्न पूछा है प्रतिदर्श में शामिल कुल जनसंख्या का, बिल्कुल सही बात चल रही है, कुल जनसंख्या का अंश प्रतिदर्श के प्रतिनिधि को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि वह अंश छोटा ना हो, मतलब जब तक कि वह अंश छोटा होता है। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब नहीं कि कुल जब जनसंख्या होता है तो उसका अंश प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, प्रभावित करता है। अंश मतलब होता है एक सैंपल, एक बेस्ट होता है ना, एक सैंपलिंग होती है, वो बिल्कुल प्रभावित होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सी वाला भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ आप यहाँ पे बी को रख लो गलत में और सी को रख लीजिए। अच्छा अब देखते हैं जरा डी के बारे में। समावेशी प्रतिदर्श फ्रेम में सुव्यवस्थित पक्षपात उत्पन्न हो सकता है। अच्छा आप मुझे बताइए जरा कि प्रोबेबिलिटी में पक्षपात कहाँ से होता है, क्या इस बात से आप तो नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताइए जरा। जब पक्षपात होता ही नहीं तो आप इसको यहाँ पे गलत कर दीजिए। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये सुव्यवस्थित पक्षपात उत्पन्न हो सकता है, बात को समझिएगा। ठीक है, उत्पन्न सही नहीं है ना, प्रश्न पूछा सही नहीं है, तो उत्पन्न हो सकता है। अनेक प्रतिदर्श सदस्यों के संपर्क नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सका। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें ये स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन पॉइंट आप भी ध्यान से समझिएगा कि अनेक प्रतिदर्श संपर्कों में नहीं किया जा सकता है, यानी ये परिभाषा बन गई नॉन प्रोबेबिलिटी की, नॉन प्रोबेबिलिटी की। तो इसलिए आपका पहला सही है, दूसरा सही है, सॉरी पहला सही है और चौथा सही है। प्रश्न पूछा सही कौन सा नहीं है, तो बी सही नहीं है और सी सही नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो पहले में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार अगला सवाल देखिए। आत्मनिर्भर भारत निम्नलिखित में से किन स्तंभों पर स्थापित है? तो अर्थव्यवस्था पे है और संरचना पर है, तंत्र पर है, बाइड्रेट जनसांख्यिकी पर भी है, जननांकी पर भी, घरेलू बाजार पे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को लगा दीजिए, जिस ऑप्शन में वही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पहला। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सरकारी नीति और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही दिया गया है?
तो आपको मैं बता दूं, एक तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 का ये सत्य है। फिर उसके बाद आपसे कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का ये भी सत्य है। उच्च शिक्षा संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायियों की नियुक्ति होती है, गलत है। आंगनबाड़ी में AWW यानी जमीनी परामर्श में अगर बेयरफुट काउंसलर के रूप में अधिकार प्रदान करता है, ये भी गलत है। एक बार म्यूट हो जाइए, आपके यहाँ से कोई बच्चा है, क्राई कर रहा है ना, आवाज़ आ रही बैकग्राउंड। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा सही जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, म्यूट हो जाइए भाई। अगली बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने है, समूह कार्यकर्ताओं को समूह गतिकी के 4 प्रकार हैं, उनको परिचित होना है आप लोगों से। तो आप बताएं जरा वो 4 कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन से नंबर का आ गया है अभी? 60 नंबर का सवाल आ चुका है आई थिंक, है ना, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए जरा बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्या आप संप्रेषण की अंतःक्रिया प्रतिरूप को शामिल करेंगे? फिर समूह जो है संसंजन का मतलब होता है कोहेंसन, और इसके सदस्यों के लिए उसका आकर्षण, ये भी शामिल होगा। मानदंड भूमिका अवस्थित जैसे सामाजिक नियंत्रण भी शामिल होगा। समूह संस्कृति भी शामिल होगी। केवल स्वयं को सर्वाधिक जो है सुखद स्थिति में रखना सामूहिक कार्यकर्ता को समूह गति के 4 स्तंभों के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। तो BCDE को लगा दीजिए, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? BCDE, बी, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मादक पदार्थ से पीड़ित होते हैं? भाई व्यक्ति जो कि शराब का आदी हो, ये तो होगा, बिल्कुल होगा। वह व्यक्ति जो नशीले या शौपक पदार्थों का आश्रित हो, ये भी होगा। फिर वह व्यक्ति जो टेरेटेड पेय पदार्थों का आदी हो, नहीं, ये नहीं होगा। टेरेटेड पेय पदार्थों का आदी नहीं होता है जो मादक पदार्थ। ये सर क्या होता है? ये एरेटेड टेरेटेड एक जैसे होता है ना, ये नहीं कि कोई मादक पदार्थ नहीं होता है ये, जैसे एनर्जेटिक नहीं, ऊर्जा वाली पेय पदार्थ होते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं ये सारे। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, उनके अंतर्गत इसको रखा जाता है, एरेटेड पेय पदार्थों को, ठीक है, उनको अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है आपका कि वह व्यक्ति जो आपको फार्मास्यूटिकल पदार्थों का आदी होता है, बिल्कुल होता है ये, है ना, ये भी होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि A को लगाइए, B को लगाइए और D को लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ABD किसी ऑप्शन में है नहीं? अच्छा है तो 4 में है, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है, सेवार्थी आत्मनिर्धारण का सिद्धांत को सीमाबद्ध और सीमाएं नियमांकित किसका परिणाम होता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है, बताइए जरा फटाफट। पहला तो ये सकारात्मक और सृजनात्मक आत्मनिर्धारण की सेवार्थी की क्षमता होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया केशवर्ग के सिद्धांत, उनके अंतर्गत एक सिद्धांत है आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, और उसी आत्मनिर्धारण के सिद्धांत से प्रश्न आ जाता है। एक तो स्वीकृति वाला बहुत फेमस है और एक ये आत्मनिर्धारण वाला, दोनों सिद्धांत बहुत फेमस है, सोशल वर्क में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं ये लोग। एक तो ये सही है। सामाजिक एवं नैतिक सुगमता को रूपरेखा देना, ये भी सही है। फिर कहता है विधि और अथॉरिटी के सद्भाव को सीमाबद्ध करना, ये भी सही है। फिर उसके बाद कहता है समुदाय में अलिखित मानक और मानदंडों को शामिल करना, ये भी शामिल है। फिर एजेंसी के प्रकार उद्भूत होने वाले सीमाबद्ध, ये सारे शामिल हैं। किसी ऑप्शन में है ABCDE? ABCD किसी ऑप्शन? सभी होंगे, पहला ही होगा। अच्छा हाँ, पहला दिख रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे पहला दिख रहा है, सारे सही हैं पहले वाले ऑप्शन में। थर्ड कहाँ है? थर्ड में तो है ही नहीं, B, हाँ, है ना, A वाला सही हो जाएगा, है ना। एक देखिए, बेवरियन नौकरशाही के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं? बड़ा ही अच्छा सवाल। एक तो श्रम विभाजन हो जाएगा, पद सोपान हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, और प्रलेख रखना, व्यक्तिगत नहीं होता है। बेवरियन नौकरशाही में जो उसका हम लोग पढ़ेंगे, विशेषताएं बताऊंगा मैं आप लोगों से, व्यक्तिगत नहीं आता है। बाकी ये श्रम विभाजन, पद सोपान, विनिमय और ये प्रलेख रखना, रिकॉर्ड रखना वगैरह आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ABC और E, ABCE, ऑप्शन नंबर B दिया गया है ना, B वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रख लीजिए, शाम को फिर हम लोग बात करते हैं इन प्रश्नों पर, है ना। डिमोटिवेट मत होइएगा, जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा सही नहीं गया हो, तो मैं अभी आपको शाम को सारी चीज़ें जिक्र करूंगा आप सभी लोगों से कि क्या कट ऑफ बनाई जा सकती है, क्या हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा शाम वाली क्लास में। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, और
वो प्रश्न बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिला है जो मुझे तंग करे, एक प्रकार से परेशान कर दे। बड़े ही आसान से सवाल है, केवल तर्क पर आधारित थे, फैक्ट भी हैं तर्क भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने तो पता ही होगा। तो बताइए जरा, आप लोग में से लगभग कितने बच्चों का जो है प्रश्न यहाँ। समाज कार्य में अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क और एमपी सेट सोशल वर्क के बारे में, तो आप अधिक जानकारी के लिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से समाज कार्य में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एमपी सेट और यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस चल रही हैं। उस क्लासेस के परचेज अगर आपको करना है तो मात्र 3500 रुपये में आपको दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।